हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की और क्षितिज भाग 2 से हम यहाँ आज एक नए चैप्टर को करेंगे। चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा। और जैसे ही नेताजी कहा तो आपके दिमाग में जो है बात आ गई होगी, हम किस नेताजी की बात कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब इस कहानी में क्या है वो तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर बात हो रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। और ये लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। तो आइए पहले इनका जीवन परिचय और फिर हम चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आइए, यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं उनका जन्म हुआ था सन 1947। कहाँ पर? इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश। इन्होंने मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का जो है बड़ा हिस्सा राजधानी राजस्थान में बीता। यानी कि इन्होंने अपना जीवन का ज्यादा, जब इन्होंने नौकरी की और साथ के साथ साथ जो इनका बचपन था वो कहाँ पर बीता? राजस्थान। ये वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानियों के महत्व, उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संस्थान उल्लेखनीय है। तो ये जो है कुल जो है इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। कुछ इस तरह से बहुत फेमस है, इसमें है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संस्थान उल्लेखनीय है। उनके भी बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे। अब इनके जो है 2 उपन्यास भी बड़े चर्चित रहे। इसमें कौन है? बीच में विनय और ईंधन। उन्हें पहल सम्मान बनमाली पुरस्कार, किन किन सम्मान से इनको सम्मानित किया गया? पहल सम्मान से, बनमाली पुरस्कार से, राजस्थान साहित्य अकादमी से पुरस्कार आदि पुरस्कारों से उन्हें पुरस्कृत किया गया। और इनका निधन सन 2019 में हुआ है, लगभग 6 साल। मध्य वर्गीय जीवन के कुशल तेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभावों के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। उन्होंने जो है जो कहानियां लिखी हैं उसमें वर्ग शोषण के विरुद्ध, यानी कि हम वर्ग के, देखो हम क्या करते हैं, तो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के जो लोग हैं, 3 वर्गों में बांटा गया है हमारा समाज। जो बहुत गरीब हैं तो वो जो है निम्न वर्ग के हो गए, जो थोड़ा ठीक ठाक हैं, अपना खा पी लेते हैं, अपना जो है जिनके पास एक छोटा सा घर है और वो अपनी दिनचर्या जो है पूरी कर लेते हैं, वो मध्य वर्गीय हो जाते हैं। और जो रईस लोग होते हैं जिनके पास बहुत, वो उच्च वर्ग में आ जाते हैं। तो समाज में कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति जो है भेदभाव तो अभी भी मन में है। चाहे हम बाहर से कितना भी ढोंग कर लें, कितना भी दिखा दें, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उनके प्रति, सबका नहीं कह सकते हैं, पर अधिकतर लोगों के मन में जो है अपने से निम्न वर्ग के लोगों के प्रति जो है तो हीन भावना तो रहती है। और उसके प्रति जो है वो कहीं ना कहीं शोषण भी करता ही है ना? हम सम्मान भी उसी को देते हैं जो हमसे उच्च वर्ग के हों। निम्न वर्ग के लोगों को या किसी मजदूर को हम वो सम्मान नहीं देते हैं जो हमसे उच्च वर्ग, चाहे वो एज में ज्यादा भी हो। आपने देखा होगा कई बार जो है कई बुजुर्ग होते हैं जो मजदूर होते हैं, लेकिन आपने उनको, छोटे बच्चे भी उनसे जो है अच्छे से बात नहीं करते हैं, तमीज से बात नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मानसिक जो है, ये जो है हमारा बना हुआ है कि हमें इनका सम्मान नहीं करना है, जबकि वो हमसे बड़े हैं एज में, लेकिन हम उनका सम्मान नहीं करते हैं। और यही चीजें हम अपनी पीढ़ियों को भी सिखाते हैं और हमारे बच्चे भी यही करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो वर्ग शोषण है उसका यहाँ पर जो है उनकी जो कहानियां हैं उसमें दिखाया गया है। चेतना जो है हमें, कि हमें जो है वास्तव में किसी व्यक्ति के, उसके वर्ग से
उसकी जाति से उसका जो है आकलन नहीं करना चाहिए, अपितु तो उसके भावों को हमें देखना चाहिए, वो किस भाव उसके अंदर है। यहाँ पर जो है एक देशभक्त होता है कहानी में, जो कि बहुत ही मरियल है, बूढ़ा है, लंगड़ा है, लेकिन लोग उसे जो है इतना सम्मान नहीं देते हैं। अभी इस चैप्टर में हम इसी को पढ़ेंगे, वो हम चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। जो लेखक ने यहाँ कहानियां लिखी हैं, इस कहानी के माध्यम से इन्होंने वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना तो जताई ही है, के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम जो है एक दूसरे से जो है क्या करते हैं, शोषण करते हैं, एक दूसरे से ही भेदभाव करने लग जाते हैं। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर भी हो रहे अब प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा कोई शैली में लिखी गई उनकी कहानी हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। तो आइए यहाँ पर हम इस चैप्टर की बात करते हैं। तो चलिए, चारों ओर सीमा से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों और पशु पक्षियों, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति। अब हम देशभक्ति को क्या कहते हैं? यहाँ पर कहा गया है कि चारों सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, बल्कि देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों को। हम कहते हैं हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हम किस मुंह से ये कहते हैं, जबकि हम अपने पड़ोस में एक निर्धन व्यक्ति से ही प्रेम नहीं करते हैं, बट हम जो है दावा करते हैं कि हम देशभक्त। हम देशभक्त कब हैं? सिर्फ इस सीमा पर, अब सिर्फ वो जो सीमा पर तैनात जो नागरिक हैं, जो हमारे सैनिक हैं, क्या वही देशभक्त हैं, या फिर समाज में और भी देशभक्त? सिर्फ हम सीमाओं में खड़े होकर के देशभक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं कि हम देशभक्त, अपितु इस देश में रहने वाले हर पेड़ पौधे, हर व्यक्ति का, हर आदमी का, हर जो है पशु पक्षी से हमें यदि प्रेम है तो हम कहेंगे कि हम देशभक्त। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि चारों ओर जो है किसी सीमा से घिरे भूभाग का नाम देश नहीं होता है, बल्कि देश कैसे बनता है? उसमें रहने वाले नागरिकों से बनता है, उसमें उसकी जो नदियां बह रही हैं, उसके जो पहाड़ हैं, उन सब से हमारा देश बनता है। पेड़ पौधे, वहाँ की जो वनस्पति है, वहाँ के पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति। और हम बात करते हैं अपनी सीमा, हम तो यहाँ पर अपने क्षेत्र की भी एक सीमा बना देते हैं, और अन्य क्षेत्र के लोग यदि आ जाएं तो उनसे ही हम भेदभाव करने लग जाते हैं, है ना? एक ही राज्य के अनेक क्षेत्रों में भी भेदभाव का जो है भेदभाव आ ही जाता है। और यही अगर हमारे अंदर नहीं है, हम सबको एक तरह देखें कि हम सब भारतीय हैं, हमारी जो जाति है वो एक ही जाति है, हम एक हैं, हम भारतीय हैं, और यदि हम भारत के नागरिक समझकर हर व्यक्ति को लें तो हम जो है अपने देश को समृद्ध कर सकते हैं। तब हम कह सकते हैं कि हम देशभक्त, हमारे मन में अपने देश के प्रति प्रेम है। यदि हमें अपने ही क्षेत्र के कई लोगों से ईर्ष्या है कि नहीं, ये हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं करेगा, इसका ये कल्चर है, इसकी ये संस्कृति है, हमारी ये संस्कृति है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हम भेदभाव ही तो कर रहे हैं। तो अगर हमारे मन में ये भाव ना हो तभी हम देशभक्त कहते हैं, है ना? तो बिना देशवासियों से प्रेम किए हम देशभक्ति का दावा नहीं कर सकते, है ना? तो यहाँ पर देखिए, नेताजी का चश्मा कहानी, ये कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने तरीके से योग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर एक कैप्टन है चश्मे वाला, उसके माध्यम से लेखक ने हमें बताया कि देश के जो करोड़ों नागरिकों का जो है योगदान को यहाँ पर रेखांकित करते हैं, क्योंकि कई बार कुछ लोग बहुत देश प्रेमी होते हैं। अब देश प्रेमी का मतलब जैसे वो नेताजी की एक स्मारक बना रहता है, एक स्मृति स्मारक बना है किसी चौराहे पर,
और उस चौराहे पर देखिए वो जो मूर्ति बनी है नेताजी की, उस पर चश्मा नहीं है। एक व्यक्ति है चश्मे वाला, जिसका चश्मे का ही कारोबार है। अपना वो एक ठेले की तरह जैसे वो लटका देते हैं ना किसी कागज पर, किसी भी चौराहे पर अपने चश्मे वहां पर लगा करके वहां पर वो अपनी बिक्री करते हैं और लोग वहीं से खरीद भी लेते हैं। तो ऐसा ही ये कैप्टन है। ठीक है, चलिए कहानी को हम बाद में ही बताएंगे क्योंकि हमारा फिर इंटरेस्ट ही खत्म, क्योंकि कहानी बड़े रोचक ढंग से यहाँ पर लिखी गई है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं और कहानी का नाम है नेताजी का चश्मा। तो आइए कहानी में क्या लिखा है। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। हवलदार साहब हैं जो अपनी कंपनी के काम के सिलसिले से एक कस्बे से गुजरते हैं और ये जो कस्बा था ये बहुत बड़ा नहीं था। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान है, और जिसे बाजार कहा जा सके ऐसा एक ही बाजार है। कस्बा भी कुछ ऐसा है कि जिसमें पक्के मकान जिसे हम कह सकते हैं वो एक दो ही पक्के मकान हैं, और जो पक्की सड़कें हैं वो भी इतनी नहीं है। साथ में यहाँ पर एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल। आप जीजीआईसी, इस कस्बे में एक लड़कों का अलग सा स्कूल है और एक लड़कियों का अलग सा। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना है और दो ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी। अब कस्बा है तो नगर पालिका भी है। नगर पालिका ही तो कुछ न कुछ करती थी, करती भी रहती थी। अब यहाँ इस कस्बे में एक नगर पालिका है और जब नगर पालिका है तो इसने कुछ न कुछ तो करना ही है। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए और कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके ही एक छोटे से हिस्से के बारे में। ये जो कहानी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये कहानी एक कस्बे की है जिसके मुख्य चौराहे के मुख्य जो रास्ता है वहां पर नेताजी का एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी गई है। और यहाँ जो हम कहानी पढ़ रहे हैं ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है जो नेताजी की इस चौराहे पर लगा दी गई। बल्कि उस पूरी प्रतिमा की भी नहीं है, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से की ये कहानी है। और कहानी के माध्यम से ही वो हमें उन देशभक्तों के बारे में बता रहे हैं। देश में जो है ऐसे भी देशभक्त, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। अब देखो बहुत बड़ा जो कस्बा नहीं है, और जब बहुत बड़ा कस्बा नहीं है उसमें जो है आपको बजट भी उतना ही मिलेगा। किसी प्रशासनिक अधिकारी या किसी जो है उत्साही बोर्ड ने ये कह दिया कि इस चौराहे पर नगर पालिका के जो मेन चौराहा है इस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवानी है। अब ये बात कहाँ से शुरू हो रही है देखो। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि पूरी बात तो अब मुझे नहीं पता, कहते हैं लेकिन लगता है, यानी कि जो स्थिति है उसे देखकर जो है वो आंक रहे हैं कि लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने, यानी कि वहां के लोगों को देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, या फिर लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज्यादा होने के कारण काफी समय तक उहापोह और चिट्ठी में बर्बाद हुआ होगा। अब हुआ क्या, या तो उनको किसी अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी, और अगर थी भी तो उनका बजट इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि अच्छे मूर्तिकार को बुलाएंगे तो उसका बजट ज्यादा होगा। तो इसी उहापोह में कि क्या किया जाए अगर हम अच्छे मूर्तिकार को बुलाते, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं लेखक इस मूर्ति को देखकर कहानी में। तो कहते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा कि भाई अगर हम अच्छे मूर्तिकार को बुलाएंगे
तो हमें अच्छा बजट देना पड़ेगा, ज़्यादा खर्चा में देना पड़ेगा। तो अब चिट्ठी पतरी हुई होगी, इसी में बर्बाद हुआ होगा समय, और ऊपर से ऑर्डर आ गया है कि आपको जो है 1 महीने या जो भी है समय दिया गया होगा कि इतने समय में आपको यहाँ पर ये क्या लगाना है, ये संगमरमर की मूर्ति यहाँ पर लगानी है। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया किया गया होगा। अब क्योंकि बोर्ड की जो है शासनावधि यानी कि इतने समय में जो है आपको ये बनाना है, इस अवधि होने के कारण समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर दिया, मतलब कि उस बोर्ड ने तय किया होगा कि यहाँ पर मूर्ति बननी है। अब वो जो है वहां पर चिट्ठी पत्री चल रही है, कभी ऊपर जा रहा है शासन में कि क्या किया जाए, किसको बुलाया जाए। अगर अच्छे कलाकार को बुलाते हैं तो ज्यादा बजट आएगा, इसमें समय की बर्बादी हुई होगी और लगभग अब समय पूरा होने वाला होगा। ऊपर से आपको ऑर्डर आया है कि इतने समय में आपको यहाँ पर मूर्ति लगवानी है, तो इसी में समय बर्बाद होने, इसीलिए सोचा होगा कि किसी स्थानीय कलाकार को ही का मौका दिया जाए कि वो यहाँ पर क्या बनाए, नेताजी का एक मूर्ति बनाए। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए उसका नाम मोतीलाल जी। अब यहाँ पर वो जो है इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि लास्ट में कि जैसे उन्होंने जो है कस्बे में जो इकलौता हाई स्कूल का ड्राइंग मास्टर था और मानो उसका नाम मोतीलाल जी है, को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। तो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो ऐसा कुछ हुआ होगा, मोतीलाल वो भी अपने दिमाग में ही कुछ ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि मानो मोतीलाल उसका नाम है, क्योंकि वो मूर्ति देख के और स्थिति देख करके लेखक यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। क्योंकि अब शासन के पास जो है कम समय है, इसलिए उन्होंने जो है क्षेत्र से ही किसी कलाकार को जो है ये कहा होगा कि भाई अगर तुम 1 महीने में यहाँ पर मूर्ति बनाकर रख देते हो तो तुम इसको बनाओ, तुम्हें ही मौका दिया जाएगा। तो उसने भी जो है शायद ये शर्त मान ली होगी कि हाँ मैं 1 महीने में मूर्ति बना करके यहाँ पर रख देता हूँ। अब ये सारी बातें यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं कौन, लेखक। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे पढ़ेंगे कि इस मूर्ति को बनाने में कितना समय लगा और क्या कमी इस मूर्ति में रह गई, जिसके कारण जो है ये चैप्टर लिखा गया। नेताजी का चश्मा नाम आइडिया तो आपको आ ही गया होगा कि कहीं ना कहीं उस मास्टर ने नेताजी का चश्मा नहीं बनाया है ना, और अगर बनाया तो आगे हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।